मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे, अनुसंधान कार्य पहुँचे और खेती के बारे में सही चीज़ें पता चलें ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है इस चैनल पे, लेकिन किसान भाइयों के लिए खास तौर से कृषि किसान प्लेलिस्ट है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और दूसरी प्लेलिस्ट जो है वो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ कि हम फसलों में जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं या वैम माइकोराजा का प्रयोग करते हैं या एनपीके कंसोर्शिया जो आता है उसका प्रयोग करते हैं, तो तीनों को एक साथ हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो पहले हमें समझना होगा कि इन तीनों का क्या काम है और कैसे काम करते हैं, तब हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको इनको तीनों को प्रयोग अगर एक साथ करना है तो किस तरह से करना चाहिए। पहले हम अगर बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की, तो देखिए ट्राइकोडर्मा ये एक जैव नियंत्रक है और खेत में रह करके मिट्टी में रह करके मिट्टी के अंदर जो रोग पैदा करते हैं फंगस उनको खत्म करता है। तो इसका मतलब यह है कि ट्राइकोडर्मा हमारे खेत में मिट्टी में जहां जितना ज्यादा होगा, ट्राइकोडर्मा जितना हम ज्यादा डालेंगे या हम ये कहें कि इसकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, तो खेत के अंदर भी बीमारियां क्या होंगी, कम होंगी। अगर इसको हम एक लिमिटेड जगह पे या कुछ ही जगह पे डालेंगे तो ट्राइकोडर्मा पूरी जगह पे फिर काम उतना अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगी। तो ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रक है। इसका काम क्या है, मिट्टी के अंदर जो कवक है या दूसरे जो पौधों में रोग पैदा करते हैं उन रोगों की फंगस को खत्म करना, उन रोग के कारकों को खत्म करना। तो इसका मतलब ये पूरे खेत में हमारे फैले होने चाहिए। मान लीजिए कि ये हमारा पूरा खेत है और पूरे खेत में अगर ट्राइकोडर्मा फैली हुई है, हमने मिला दी है, तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां मिट्टी में जो रोग पैदा करने वाली फंगस है या कोई दूसरे जो रोग कारक है उनको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये इसका मतलब कि ये हमारे खेत की मिट्टी में पूरे खेत में फैली होनी चाहिए। तो ये इसका काम है और ये अगर जितना खेत में हमारी फैली रहेगी उतना ही रोग के जो कारक है उनको कम करेगी और हमारे खेत में पौधों में रोग कम आएगा। दूसरा बात हम करते हैं एनपीके कंसोर्शिया की। तो देखिए ये जो कंसोर्शिया है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वाले बैक्टीरिया होते हैं, लिक्विड में आते हैं। ये फास्फोरस को जो सोलराइज करते हैं, मिट्टी के अंदर जो पहले से फास्फोरस है उसको घुलनशील करते हैं, और जो पोटेशियम के है उसको भी घुलनशील करके मोबिलाइज करते हैं, चलायमान करते हैं ताकि पौधों की जड़ उसको ले सके। तो तीनों का अपना अपना काम है। नाइट्रोजन वाला जो है ऊपर से वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है जमीन के अंदर, तो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहा है। पी वाला क्या कर रहा है, जो पहले से हमारी मिट्टी में मौजूद फास्फोरस है अब वो घुलनशील हो गया है, कैल्शियम के साथ जुड़ करके, आयरन के साथ जुड़ करके, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ करके उसको घुलनशील कर रहा है। इसी तरह से पोटेशियम वाला पहले से मिट्टी के अंदर जो पोटेशियम फिक्स हो गया है उसको फिक्सेशन को कम कर रहा है और उसको गति दे रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब कि ये भी अगर हमारे पूरे खेत में जितने ज्यादा फैले रहेंगे, ये पूरे खेत की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, पूरे खेत की मिट्टी का जो फास्फोरस उसको घुलनशील बना के पूरे पौधों को उपलब्ध कराएंगे और पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये भी हमारे पूरे खेत में फैले होने चाहिए। अब तीसरी अगर हम बात करते हैं माइकोराइजा की, जिसको हम वैम कहते हैं, जो ये जैव उर्वरक आता है, ये इसका क्या काम होता है। ये माइकोराइजा एक फंगस है, कवक है, जो पौधों की जड़ों में रहती है। ये प्राकृतिक रूप से भी मिलती है, तो पौधों की जड़ों में ये रहती है और पौधों की जड़ों के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसके चारों तरफ रहेगी, ये जड़ के ऊपर बनी रहती है, ये जड़ है इसके ऊपर बनी हुई है। तो अब क्या हुआ, जो जड़ें थी उनका क्षेत्र बढ़ गया, तो अब ये खास तौर से किसका अपटेक बढ़ा देगी, फास्फोरस का। ऐसे तत्वों का अपटेक, अवशोषण बढ़ा देती है जो जमीन के अंदर फिक्स होते हैं। जहां तक जड़ें नहीं पहुंच पा रही थी वो फंगस वहां तक पहुंच जाती है, पतले पतले छेदों में भी घुस जाती है। तो जहां जड़ नहीं पहुंच रही थी, अब चूंकि उसका फंगस आ गई है जड़ों के ऊपर, वो फंगस दूर तक जाती है और वहां से लेकर के जड़ों तक पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है कि जो दूर दूर तक की भी हमारी फास्फोरस था, ये फंगस के हाइपी वहां तक जाते हैं और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, तो जड़ क्षेत्र बढ़ जाता है। तो फास्फोरस का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसी तरह से जिंक का फायदा मिलता है, सल्फर का मिलता है, आयरन का मिलता है और खासतौर से पानी का भी अवशोषण बढ़ता है। तो सूखे की अवस्था में भी ये बहुत पौधों को हेल्प करती है। तो ये जो माइकोराइजा है, वैम है, ये पौधों की जड़ों में रहती है और जो ऐसे खास तौर से पोषक तत्व जो जमीन के अंदर फिक्स हैं या जड़ें जहां तक नहीं पहुंच पा रही वहां तक पहुंच करके ये उसका अपटेक करती है और जड़ों को तक पहुंचाती है और जड़ों के माध्यम से ये ऊपर पूरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों का अपना अपना काम है।
तो इसका मतलब कि हमारी माइक्रोराजा कहाँ होनी चाहिए, जड़ों पे होनी चाहिए, जड़ों के क्षेत्र में होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर माइक्रोराजा हमने ऐसी जगह डाल दी जहां जड़ हमारी पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वो कोई काम, उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल जड़ क्षेत्र में होनी चाहिए, जड़ में होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमको प्रयोग करना चाहिए कि ये तीनों अपना काम अच्छे प्रकार से कर सके और फसलों को पूरा लाभ मिल सके। अब हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे खेत में जितना अच्छा फैली होगी, रोगाणुओं को उतना कम करेगी, हमारा जो खेत में जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। तो इसका मतलब कि इसका मिट्टी के अंदर फैलाव बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा भी पूरी मिट्टी में फैली होनी चाहिए। और इसको हम बुआई से पहले अगर डाल देंगे तो हमें इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आपको काम क्या करना है, बुआई से 2-3 हफ्ते पहले जो सड़ी गोबर की खाद है, इसमें आप उसको डालते रहिए, थोड़ी सी नमी बना के रखिए ताकि ये उसमें स्प्रेड कर जाए, फैल जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप बुआई से 2 से 3 हफ्ते पहले, 2 से 3 सप्ताह पहले आप इसको जमीन में, मिट्टी में गोबर की खाद में मिला लें और फिर इसको डालें। तो ये करीब 1 किलो अगर आप ये ट्राइकोडर्मा ले लेते हैं, और 40-50-60 किलो, 70 किलो, 1 कुंटल सड़ी गोबर की खाद अच्छी हो उसमें डाल दें 2-3 हफ्ते पहले, और नमी बना के रखें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। और तब आप इसको पूरे खेत में बिखेर दीजिए और मिट्टी में मिला दीजिए। तो ये जो आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है, बुआई से 2 से 3 सप्ताह पहले करना है, क्योंकि अब ये 2-3 सप्ताह पहले डाल देंगे तो ये गोबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी मिट्टी के अंदर, फिर मल्टीप्लाई अच्छी होगी। जब हम बीज बोएंगे, हमारी फसल उगेगी, तब तक जो मिट्टी में जो दूसरी फंगस है, कवक है, जो रोग कर रही है, उसको खत्म कर देंगी, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक इस तरह से पदार्थ निकालते हैं, केमिकल्स निकालते हैं, जो दूसरी फंगस की ग्रोथ को रोक देते हैं, खासतौर से जो रोग पैदा करते हैं, जैसे पीथियम है, राइजोक्टोनिया है, बहुत सारे तरह की फंगस होती है, फिजेरियम है, उसको ये खत्म कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले से मिट्टी में डाल दिया है, बुआई से पहले ये मल्टीप्लाई हो रही है जमीन के अंदर, ये स्टैब्लिश हो गई है, और वहां उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो मिट्टी के अंदर की जो रोग पैदा कर रही थी फंगस, उसको इसने खत्म कर दिया है। जब हम बुआई करेंगे, हमारी फसल बढ़ेगी, तब तक ये रोग करने वाले फंगस खत्म हो जाएगी। तो ये इसका हमें अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये बुआई से पहले डाल देना है, 2-3 सप्ताह पहले डाल दीजिए, गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा हमें इसको फायदा मिल जाएगा। और पूरे खेत में जब रहेगी, तो जहां जहां ये रोग करने वाली फंगस होगी, उस पूरे खेत से खत्म कर देगी, और अगली फसल को भी इसका फायदा मिलेगा। अब एनपीके कंसोर्शिया भी देखिए, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, फास्फोरस सोबलाइज हो रहा है, पोटेशियम मोबिलाइज हो रहा है, इसको भी हमें 2-3 सप्ताह पहले डाल देना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। तो ट्राइकोडर्मा तो फंगस है, इसमें कंसोर्शियम अधिकतर क्या है, ये बैक्टीरिया है, एजेटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, फास्फोरस सोबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ये भी मिट्टी में अगर पहले आ जाएंगे और मल्टीप्लाई होने लगेंगे, तो पहले से ही नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी, फास्फोरस सोबलाइज होगा, पोटेशियम मोबिलाइज होगा। तो इसको भी अगर हम बुआई से पहले डाल दें, इसको हम बुआई के समय भी डाल सकते हैं और बुआई के पहले भी डाल सकते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मिट्टी में मिला करके डाल सकते हैं, या गोबर की खाद में इसको मिक्स कर दीजिए सीधे, क्योंकि ये तो इसके अंदर तो पहले से इनोकुलम है, लिक्विड में है, ये तरल पदार्थ में आता है। गोबर की खाद में मिला करके इसको बुआई से, इस जिसमें आप ट्राइकोडर्मा डालना है, डाल सकते हैं। तो 500 ml से लेकर के 1 लीटर, आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर, वही 40-50 किलो गोबर की खाद में मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं है तो मिट्टी में मिक्स करके पूरे खेत में मिला दीजिए इसको, ताकि ये पूरे खेत में फैल जाए। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा कि जब तक हम बुआई करेंगे और 2-3 हफ्ते पहले हमने डाल दी है, 10-15 दिन पहले डाल दी है, तब तक अपना काम बहुत अच्छी तरह करना शुरू कर देंगे। जब तक कि फसल की बढ़वार शुरू होगी, तब तक ये बहुत अच्छा फिक्स कर देंगे और उसको हमें फायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये इनको काम करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने डाला और ये कल से नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे या फास्फोरस कर देंगे। इनको समय लगता है, मल्टीप्लाई करते हैं 10, 12, 15, 16, 20, 25 दिन लग सकते हैं, निर्भर करता है कि मौसम कैसा चल रहा है, मिट्टी में नमी कितनी है। तो हम मान के चलते हैं कि करीब ये 1 महीने बाद इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा, मोटा मोटी ये बात है, उससे पहले भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसको भी हम बुआई से पहले डाल देंगे, तो जब हम फसल बोएंगे, फसल की हमारी जब बढ़वार होगी, उसको जरूरत होगी, उस समय तक हमारी जमीन का एनपीके अच्छा हो जाएगा और फसल को ये मिल जाएगा। तो उसको भी आप बुआई से पहले डाल दीजिए, और गोबर की खाद में मिट्टी में मिलाकर के इसको आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम माइक्रोराइजा की। ये माइक्रोराइजा, जैसे मैंने अभी बताया, कहाँ होती है, जड़ों में होती है, तो इसका मतलब जड़ों में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसका अगर हम बीज उपचार कर दें, तो बीज उपचार करने से सीधे क्या होगा, जैसी जड़ें निकलेंगी, जड़ों को ये इन्फेक्ट कर देगी, जड़ों पे आ जाएगी। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका बीज उपचार 20 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो 1 किलो बीज अगर आप गेहूं का है या कोई दूसरी आप फसल बो रहे हैं, तो 20 ग्राम 1 किलो बीज की दर से उपचारित करके आप इसको माइक्रोराइजा को
कर सकते हैं, उपचारित करके बो दीजिए। तो क्या होगा, जब बीज के ऊपर, चूंकि देखिए बीज है और बीज से हमने इसको उपचारित कर लिया तो बीज के चारों तरफ ये हो गई है। अब जैसे ही इससे जड़ें निकलेंगी तो ये माइकोराजा क्या आएगी, इसकी जड़ों पे आ जाएगी और ये यहीं पे फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी और जड़ों के निकलते ही ये अपना काम करना शुरू कर देगी और जो भी मिट्टी के अंदर फास्फोरस है या पोटेशियम है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, दूसरे जो तत्व हैं उनको लेगी। तो ये इसका फायदा होगा। मान लीजिए आप गन्ना बो रहे हैं या आप आलू बो रहे हैं जिसमें बीज उपचार करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, तो देखिए उसमें जो लाइन खोलते हैं, जैसे कि आप गन्ना खोल रहे हैं 2.5 फुट पे खोल रहे हैं, 3 फुट पे खोल रहे हैं या आलू बो रहे हैं, तो जो आप लाइन खोलते हैं जिसमें बोते हैं, इसके अंदर भी आप सीधे डाल दीजिए, बीज उपचारित मत कीजिए अगर नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा गोबर की खाद में मिला करके 3 से 4 किलो आप माइकोराजा ले लीजिए, 3 किलो 4 किलो 40-50 किलो गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए, ये जो मैंने मात्रा बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। तो 1 एकड़ में आप की दर से जो आपने लाइन खोली है जहां आपको गन्ना डालना है वहां ये गोबर की खाद मिक्स करके डाल दीजिए। तो सीधे जब आप गन्ना बोएंगे या आलू बोएंगे, सीधे जैसी जड़ें निकलेंगी इसके संपर्क में आ जाएगी। तो अब माइकोराजा जो बीज की जो है इंटर जो रो स्पेस है इसमें नहीं पड़ी है, वो कहाँ पड़ी हुई है, वो पड़ी है सीधे जहां आपने फसल बोई है, जहां आपने गन्ना डाला है या आलू डाला है वहां सीधे पड़ी है और जैसी जड़ें निकलेंगी ये अपना काम करना शुरू कर देगी। अब जैसे आप गेहूं बो रहे हैं तो वो तो 20 सेंटीमीटर है, तो बहुत पास है, तो उसमें आप बीज उपचारित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सब्जी बो रहे हैं, सब्जी लगानी है, टमाटर की पौध लगानी है, मिर्च की पौध लगानी है, बैगन की पौध लगानी है, तो आप इसकी जो सीडलिंग जो आपने नर्सरी बनाई है तो इसकी पौध उपचार कर सकते हैं। पौध उपचार करने के लिए भी आप ये कीजिए कि 1 किलो आप माइकोराजा ले सकते हैं और उसको 40-50 लीटर पानी में घोल लीजिए और जो पौध आपने निकाली है उसमें करीब 10-15 मिनट डुबो कर रखिए, तो उसकी जड़ों में ही आ जाएगी। तो इस तरह माइकोराजा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्जियों में तो आप जड़ उपचार कर सकते हैं, उसको घोल करके सीडलिंग आप डाल दीजिए 10-15 मिनट के लिए। अगर गन्ना आलू वाली है तो सीधे आप कूड़ों में डाल सकते हैं, जो आपने फरो खोली है जिसमें आपने गन्ना बोना है उसमें डाल सकते हैं गोबर मिला करके इसको। या अगर आप जैसे बीज वाली फसल है जैसे गेहूं है उसमें आप सीधे बीज उपचार कर सकते हैं। तो इस 3 तरह से अगर हम करते हैं तो देखिए हमको ये फायदे धीरे धीरे मिलते हैं। ये चाहे हमारा बायो फर्टिलाइजर है, चाहे हमारे बायो कंट्रोल एजेंट है, चाहे एनपीके कंसोर्शिया है, ये बहुत तेजी से काम नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं। इसलिए इनका रेगुलर हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए और सही तरीके से करनी चाहिए ताकि इसका लाभ हमें लंबे समय तक मिलता रहे। तो आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कीजिए, एनपीके कंसोर्शिया मिले उसका प्रयोग कीजिए, माइकोराजा का प्रयोग कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह कि आप इन सबको हर किसी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो चना हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, गन्ना हो, आलू हो, कोई भी आपकी सब्जी वाली फसल हो, टमाटर हो, मिर्च हो, सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसा कोई क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप में प्रयोग करना हो, ऐसा नहीं है। और इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए ट्राइकोडर्मा पूरे खेत में फैले, एनपीके कंसोर्शिया पूरे खेत में फैले, पूरे खेत में रहे और माइकोराजा हमारी जड़ में रहे, ताकि क्योंकि ये जड़ में रह के काम करती है। तो अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई आपको एक भी चीज मिल जाती है तो आप एक प्रयोग कर लीजिए, 2 मिल जाती है 2 को प्रयोग कर लीजिए, 3 मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जब भी संभव हो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी जो फसल है रोग मुक्त रहेगी, ट्राइकोडर्मा से रोग नहीं आएंगे, एनपीके कंसोर्शिया जमीन के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाएगा और माइकोराजा उसका अवशोषण बढ़ाएगी। तो देखिए 3 तरह के अलग अलग काम हो रहे हैं जिससे फसल को लाभ मिलता है। तो हमारी फसल में रोग भी कम आएंगे, हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और पोषक तत्वों का अवशोषण भी बढ़ेगा। तो क्रॉप हमारी हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।